ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जो हमने शुरू किया था उसको एक बार देख लेते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार लेट्स अस रिवाइज जो हमने टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। हमने देखा था पॉलिटिकल सिस्टम एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें स्टेट है, उसका रिलेशनशिप विद पीपल है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस के कुछ एंड्स होंगे और उसको करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाएंगे, उनका पीपल के साथ लिंकेज क्या है, ऑर्गेन्स हैं, उसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे रिलेशन है, नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकल पार्टी। ये पूरा एक पॉलिटिकल सिस्टम है। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था अभी तक, ये आपको खुद देखना है कि यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडा क्या था 2005 का। कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडा क्या था, यूरोपियन का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, फिर इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में देखा इंडिविजुअल, फैमिली, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम बाद में इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, बट सब एग्जिस्ट करते हैं, बट सब मोस्टली डिपेंडेंट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे फॉर मोर बेटर सुपरविजन। ओके, तो ये देख लेता। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें वी हैव लिमिटेड गवर्नेंस, वी हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव रूल ऑफ लॉ, वी हैव डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। इस्टेब्लिश करता है 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट और उनका रिलेशनशिप विद ईच अदर विद पीपल, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी। और इट इज़ पॉसिबल दैट वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और एग्जाम्पल हमने देखा था यूके, इजराइल, जिसमें नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रेजेंट है। लिमिटेशन कैसे लगा सकते हैं हम लोग? आपने कैसे लगा सकते हैं हम लिमिटेशन की गवर्नमेंट अपनी पावर को ज़्यादा एक्सरसाइज ना कर पाए? तो लोगों को राइट दे दो, स्कोप ऑफ अथॉरिटी डिफाइन कर दो जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, और मैकेनिज्म ऑफ पावर एक्सरसाइज डिफाइन कर दो। दो थॉट है थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के। जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लिमिटेड सोवरेनिटी होनी चाहिए, और हॉब्स कहता है अनलिमिटेड सोवरेनिटी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ जस्टिस के सबसे करीब है, क्लोजेस्ट टू धर्म। सोवरेनिटी का मतलब है कि कोई इंटरनल और एक्सटर्नल सुपीरियरिटी कोई नहीं है इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट है। पीस ऑफ वेस्टफैली आया, 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट और नॉन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यानी कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी हो, हॉपर से बॉर्डन। नॉन एब्सोल्यूट का मतलब ये कि कुछ कुछ जगह पे आप सोवरेन हो, जैसे डिफेंस में आप चाहोगे सोवरेन होंगे। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन अ स्टेट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी तो पता ही है ना कि एक्सटर्नली आप कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप करोगे तो आप एक्सटर्नली सोवरेन होना चाहिए। इंटरनली का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। पॉलिटिकल सिस्टम की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर तो देखा हमने, यूनिटरी जिसमें यूके, फ्रांस, न्यूजीलैंड यूनिटरी के एग्जांपल, और फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, और उसके एग्जांपल भी हमने देखा था इंडिया, यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, ये सब। रिटर्न होगा, देखो रिटर्न चीज़ें होंगी तभी फेडरल होगा, तभी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लीगल, सॉवरेन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, ये स्टेबल होती है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ये। ठीक है, ठीक है, तो रिवीजन वाली पार्ट तो लेट्स मूव अहेड आई थिंक। बस लेटेस्ट वाला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यार वो सब ना बहुत सिंपल चीज़ें हैं। कुछ भी ऐसा है नहीं कि मैं ही आपको कराऊंगा और आप कर नहीं पाओगे। प्रोपोर्शनल ये सब देख लिया था हमने। अच्छा, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्या होता है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम और इसके इश्यूज़ क्या थे, तो इसका वोकेबलरी याद होना चाहिए। प्लुरैलिटी इलेक्टोरल सिस्टम होता है, जिसमें ये मैंने ये वाली फिंगर्स बनाई थी। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, तो रिड्यूसिंग पार्टी होती है, हम पार्टीज़ को रिड्यूस करते रहते हैं। जैसे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी क्या होती है, चली जाती है, और पीपल वोट करते हैं इंडिविजुअल के लिए। इशूज़ ये हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सीट इज़ नॉट इक्वल टू मेजोरिटी ऑफ वोट्स, और फीलिंग ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, और एक तरह से टैक्टिकल वोटिंग भी हो सकती है कि हम क्या करें, वोट टू स्मॉल पार्टी, तो जो स्मॉल पार्टी को वोट कर रहे हो तो वो वेस्ट जाएंगे, तो कुछ ऐसी वाली फीलिंग। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ये एंशिएंट पॉलिटी में हमने देख रहे हैं कि क्या थी या नहीं थी, तो थी, है ना, डेमोक्रेसी थी। जैसे सभा, समिति, गण, संघ था, अगर एक मीटिंग प्लेस थी पॉलिटिकल लिए, है ना। शूद्रक मल्ला संघ था, इसने रेसिस्ट किया था अलेक्जेंडर को। पाटलिपुत्र के अंदर वैशाली, उसकी कैपिटल किसकी थी, लिच्छावीस की। इसमें इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते थे, नायक जिसका नाम था। और बाकी पाटलिपुत्र में पंचायत का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिला। और फिर नीति सार ऑफ शुक्राचार्य जो 10th सेंचुरी में थी, ये भी पॉलिटी की बुक थी, इसमें भी पॉलिटी के बारे में है। फिर धीरे धीरे मिनिस्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। पंचायत में देखें तो ग्राम संघ है, ग्राम संघ मनुस्मृति, महाभारत के शांति पूर्वा में हमको वो मिलता है, संसद का वर्ड मिलता है। रामायण में गणपद। ठीक है, और पौरा और जनपद जो है ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है। रिच पीपल पार्टिसिपेट करते थे इसमें। ठीक है, और ये दोनों एक तरह से चेक करते थे आर्बिट्री पावर के ऊपर, यानी कि एक तरह से ये लोग लेजिस्लेचर थे और एग्जीक्यूटिव पे चेक रखते थे, पौरा एंड गणपत। ये वर्ड एसोसिएटेड है, वैसे तो हिस्ट्री का टॉपिक है ये,
बट हम ये देख लेते हैं पौरा और जनपद जो है वो बुद्धिस्ट पीरियड है। जनपद अलग है, गणपत अलग है। विलेज सोसाइटी कंटिन्यू हुई है। क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि पंचायत जो है स्टेट विद इन अ स्टेट है। पंचायत नहीं एक ऐसी चीज़ है कि लोग मतलब प्रोटेक्ट किया है, पंचायत की वजह से एक्सटर्नल इन्वेजन रोके हैं, कुछ ऐसा ये थॉट। इम्पीरियम इन इम्पीरियो, स्टेट विद इन अ स्टेट, तो ये पंचायत है। ब्रिटिश क्या है? ब्रिटिश की फैक्ट्रीज को हमने डिपॉट्स बोला था, ये वोकैबुलरी थी कि डिपॉट्स। और शिकैनरी हमने रोबोट क्लाइव के लिए यूज़ किया था, छल कपट, शिकैनरी। फिर कुछ रिफॉर्म देखे थे, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1909 में था, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने इंट्रोड्यूस किया। सेपरेटिस्ट टेंडेंसी लेके आया, क्योंकि सेपरेटिस्ट इलेक्टोरेट्स लेके आया था, जिसमें बाद में पार्टीशन होता है। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कोई भी ऐसे उम्मीद कर रहा था कि कुछ पॉलिसी आएगी, बट कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं आई। ठीक है, तो ये मिंटो मॉर्ले। मोंटागू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या थी? ये थी सिंपल कि भाई इसमें ये था कि हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देने की बात करेंगे, तो कैसे देंगे? तो इसमें एक कानून लेके आए लोग 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसको बाईकैमरल बनाया उन्होंने, बाईकैमरल बनाया। और इलेक्टोरल क्वालिफिकेशन थी जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत थे। ठीक है, तो इससे लोग क्या हुए, एक तरह से परेशान हुए। और फिर तिलक ने बोला सन विदाउट मॉर्निंग, इसको बोला। साइमन कमीशन क्या हुआ, इसी को 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे, सेक्शन 84 में बोला। और साइमन कमीशन में कोई इंडियन था नहीं, फ्रस्ट्रेशन आई, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दी, डोमिनेंसिटीज, फिर पूर्ण स्वराज आया। ठीक है, फिर वाइट पेपर आया जिसमें फेडरल सेटअप बोला कि फेडरल सेटअप होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, प्रपोज किया था ये प्रपोज किया, ये बाद में रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट जब हुआ तो बाद में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसमें बोला कि ठीक है फेडरल सेटअप ठीक है डन कर देंगे, और यूनिटरी सिस्टम यहाँ से ब्रोक हुआ। इशू बस ये होगा प्रिंसली स्टेट का क्या होगा, कि वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में आएंगे नहीं आएंगे, कैसे करेंगे। तो बट इसके बाद से डिमांड शुरू हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फिर क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में कांग्रेस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिज़ाइन कर दिया था, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ने पुश किया था इंडियंस को पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने एग्री किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो और डोमिनियन स्टेटस का बना लो, बट ये भी फेल हुआ। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आया, वीवल प्लान आया, वो भी रिजेक्ट हुआ। फिर कैबिनेट मिशन फाइनली एग्री करता है कि ठीक है कि 3 टियर सिस्टम होगा, और आप एग्री हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। ठीक है, तो इतना हो गया, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव। हम लोगों ने अच्छा एक्ट के द्वारा ये होता माउंटबेटन प्लान। ठीक है, काफ़ी हद तक हमने चीज़ देख ली थी। नाउ लेट्स मूव टू द पॉलिटिकल सिस्टम एज एस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पेज नंबर 53 है ना, 52 पे हम लोग, पेज नंबर 52। लेट्स सी आज कहाँ तक पढ़ते हैं। When the founding fathers sat down in the name of we the people of India to frame the constitution and thereby establish a political system suited to our ethos, needs and aspirations, they resolved to constitute India into sovereign democratic republic। तो इन्होंने बोला हम सोवरेन बनाएंगे इंडिया को। ठीक है, सोवरेन यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, और एब्सोल्यूट नॉन एब्सोल्यूट भी होना चाहिए इसमें। डेमोक्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ओके, रिपब्लिक होना चाहिए। वेयर शैल बी सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब देंगे। जस्टिस वॉट डिफाइंड एज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस के भी 3 हिस्से हैं। सोशल जस्टिस कि सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिला जाए, तो वो। इकोनॉमिक जस्टिस, सबको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में जस्टिस मिला जाए, पे के टर्म्स में। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो 3 तरह के हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी including liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And equality means equality of status and of opportunity. Fraternity was important for assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे कि ये सब अच्छा ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि प्रिवेलिंग कंडीशन तो थी कंट्री की, वो फ्रेटर्निटी नहीं थी, उसमें लोग डिवाइडेड थे, है ना, कास्ट सिस्टम के लाइन से वगैरह। तो उसी को ध्यान रखते हुए फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, सब बातें। ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड हुए हैं। सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी, सोशली सेकुलर इंटीग्रिटी ऐड किए गए हैं हमारे प्रीएम्बल में, वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल along with the new article of the fundamental duties. Our supreme constitutional values therefore may now be said to be sovereign, justice, socialism, liberty, secularism, equality, democratic fraternity, republicanism, individual dignity and unity and integrity of the nation. तो इंटीग्रिटी है, और हमारा सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट कहाँ गया, ये रहा सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये सारे वर्ड बाद में जोड़े गए हैं। 42nd, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, जब इमरजेंसी चल रही थी तब
ये 3 वर्ड है, ये प्रियम्बल में आ जाता है, सोशली, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 बात में ऐड करते हैं प्रियम्बल में। These were the fundamental values which the founding fathers wanted to foster among the people, and which they hoped would guide all those who from time to time would be called upon to work the Constitution. These values were further elaborated in the fundamental rights, directive principle of state policy, and fundamental duties of the citizen. Human rights, representing the crystallization of values and concepts held dear in India's varied and rich cultural heritage, and having its root deep in the motivational forces of the national struggle for independence, and coming closely to the heels of the Universal Declaration of Human Rights, inclusion of a Bill of Rights in Constitution of India accorded with the contemporary democratic and humanitarian temper and constitutional practice in other nation of the world. ठीक है, तो दूसरे वर्ड में जैसे हो रहा था उसके हिसाब से हमने भी अपने राइट्स को डाला है. ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट इन नो स्मॉल मेजर दैट एंग्जाइटी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स इन incorporate and implementing the basic principle enunciated in the Universal Declaration. In fact, within a year of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the Assembly incorporated the Constitution of India, the substance of most of these rights. तो यूनाइटेड नेशंस में ना ये अडॉप्ट हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो उसके बाद ही क्या कर दिया था, हम लोगों ने भी अडॉप्ट मार लिया था. ठीक है, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस. Okay, now let's move the two part, the fundamental rights and the directive principle of the Constitution of India. Between them covered almost the entire fields of Universal Declaration of Human Rights. तो भाई इसने कवर कर लिया हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने ऑलरेडी कवर कर दिया हमने, जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश हुआ था. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, द राइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल वर sought to be protected by an independent judiciary, provision of the judicial review of the legislation, and making the validity of the law subject to fundamental rights, and assigning to individual the rights to move the highest court from protection of one's constitutional rights obtained from fundamental chapter. तो कोर्ट होंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होंगी, ये वाली बात. In fact, it is the value enshrined in the preamble, the fundamental rights, the directive principle, and subsequently added the fundamental duties chapter that permeates the entire constitution. Parliamentary democracy, adult franchise, independent judiciary, single citizenship, distribution of power between union and the state, all flow from these values. ठीक है, तो जुडिशरी होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा. ऐसी ऐसी बातें हैं जो बोली हैं. बाकी प्रियम्बल के अंदर ना, प्रियम्बल एक छोटी चीज़ है जिसके अंदर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है ऐसा. तो ये सारी चीज़ जो है ना उसके अंदर सारी वैल्यूज इंश्राइन है. अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस. प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिला है हमको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से. अब एक एक वर्ड को बता रखा है, ये क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है. ठीक है, सेक्युलरिज्म थोड़ा बड़ा है, बिल्डिंग द नेशन और इमरजेंसी की प्रोविजन, चॉइस ऑफ मॉडल. ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी ये वर्ड देख लेते हैं क्या है. देखो इससे तो पता चल रहा है ना, अडल्ट फ्रेंचाइजी 18+ जो हो गया, आप तो वोटिंग कर सकते हो, बस इतना तो पढ़ लेते हैं. तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विन वन मैन वन वोट, ऑलमोस्ट, और वन मैन का वन वोट होगा और इक्वल वोट की वैल्यू होगी, ऐसा कुछ होगा. तो जल्दी पढ़ लेते हैं, सेम बात है जो मैंने आपको बताई, बट पढ़ लेते हैं. ऑलमोस्ट एज एन एक्ट ऑफ फेथ द फाउंडिंग फादर डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर एन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज with every adult Indian without any distinction at once having equal voting rights. This was particularly remarkable in the context of vast poverty and illiteracy of the Indian populace. Even in the advanced democracy of the West, franchisee was extended only gradually. तो हमने एक बार में दे दिया. Only constitutional ensure universal adult franchise to all citizens. Election to Lok Sabha, the state assembly, and the 3-tier Gram Panchayat are held on the basis of universal adult franchise. Every adult, irrespective of the caste, रिलीजन एंड सेक्स इंजॉय इक्वल वोटिंग राइट्स. द एज जो थी पहले 21 थी, बाद में 18 हुई, एज पर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना, 21 से 18 करने वाला 61st था, 21 से 18 करने वाला 61st था. तो लिखते चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा. हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसने ऐड किया सेक्युलर सोशलिस्ट इंटेग्रिटी, 3 वर्ड. ओके, फिर हमने देखा 61st सही से लिख देते हैं, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988. अच्छा, ईयर इंपॉर्टेंट है, यस,
ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस कौन लाएगा आपके आंसर में, तो यही सब आंसर में ये सब ज़रूरी है, क्योंकि हैं कितने कितने ही होंगे। 1988 में हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कर दिया इसको 21 से 18। ओनली दोज फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंस एंड दोज आर मेंटली अनसाउंड आर डिनाइड। तो डिनाई करते हैं, वोटिंग के लिए डिनाई करते हैं, बट किसको करते हैं, जो भाई मेंटली ठीक नहीं है ना, और किसी ने अगर मान लो इलेक्शन का ऑफेंस कर दिया तो उनको डिनाई भी है आपके वोटिंग राइट्स को। तो वोटिंग क्वेश्चन आया कि क्या वोटिंग राइट सबको हैं? नहीं, सबको नहीं है। किसको नहीं है? जो कोई ऑफेंस में है या कोई दिमाग से ठीक नहीं है तो उसको नहीं है। तो बस ये याद रखना, सबको नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है, जो कुछ गलत काम कर देते हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट सबको देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ से प्रीलिम में बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट वाले लाइन से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम में। ठीक है, इसके अलावा नहीं बन सकता। ओके, अब सोशलिज्म पे आते हैं। इन द प्रीएम्बल एज अमेंडेड द हाईएस्ट राइट ऑफ प्लेस वाज अकॉर्डेड टू द टर्म सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट, अब पढ़ने से पहले हम पहले अपने दिमाग पे सोच लेते हैं कि हमारे मन में सोशलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सोशलिस्ट ये होता है जिसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है हर चीज़ में, है ना। गवर्नमेंट ही अपनी इकोनॉमी को संभालती है, और गवर्नमेंट एक वेलफेयर स्टेट होती है, वेलफेयर का काम करती है, जिसमें कैपिटलिस्ट मोड जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, इतना मेरे मन में है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। विच वॉज मैंशन ओनली नेक्स्ट ओनली टू सोवरेन, अगेन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वॉज पुट हायर देन लिबर्टी एक्सेट्रा। ऑल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रिसीडेड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो देखो पहले सोशल जस्टिस आएगी, इकोनॉमिक जस्टिस, देन पॉलिटिकल जस्टिस आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस, जस्टिस में भी सोशल जस्टिस, ये बोला है इसने। ठीक है, ओके। तो अभी ये क्वेश्चन बन सकता है इसी देने से कि क्या हायरार्की है, जो मतलब हायरार्की है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है ना सोशल जस्टिस को ज़्यादा देन पॉलिटिकल जस्टिस। खैर, हम सोशलिज्म पढ़ रहे हैं, वापस आते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल specifically spoke at the state being guided by the principle of governance and securing a social order in which justice, social, economic and political informed all institutions of the national life, striving to minimize inequality in income, ensuring distribution of ownership and control of material resources, प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करना है, क्योंकि इनइक्वालिटी को खत्म करना है, और इनइक्वालिटी खत्म होगी तो जस्टिस आएगा, सबसे ऊपर जस्टिस है। जस्टिस सही होगा तो इक्वालिटी आएगी, डिग्निटी मिलेगी। ठीक है, डिग्निटी मिलेगी। इनइक्वालिटी कैसे मिलेगी? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटा के, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करके, लोगों को उनके राइट्स को देके, तो सबसे ऊपर जस्टिस ही है। ठीक है, इक्वल वेजेस देके, प्रोवाइडिंग फॉर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड सच अदर प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक ऑफ सोशलिज्म। The founding fathers were conscious of the fact that mere political democracy, that is right to vote once in 5 years or so, was meaningless until it was accompanied by social and economic democracy. Political equality was not possible unless men were made equal on the social and economic planes as well. तो सोशल इकोनॉमिक ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। पहले सोसाइटी में इक्वल हो जाओ और इकोनॉमिक के टर्म्स में इक्वल हो जाओ, तब हम पॉलिटिकल की बात करेंगे। तो जस्टिस सबसे ऊपर है, बट जस्टिस में भी सोशल जस्टिस सबसे ऊपर है। ठीक है, और ये सब आप कर लोगे तो इक्वालिटी आप कर लोगे, और इक्वालिटी अगर आपने कर ली तो उसका मतलब ये है कि आप एक वेलफेयर स्टेट हो और आप सोशलिज्म के मॉडल को पकड़ के बैठे हो। यानी कि सोशलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? जस्टिस है। ठीक है, और सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो जो लिखा हुआ है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, जस्टिस तो हमारी जुडिशरी प्रोवाइड करती हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हमारा यहाँ पे सोशलिज्म खत्म हो चुका है? क्या सोशलिज्म गया? नहीं, अभी भी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, प्रीएम्बल में मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें मेंस में लिखना होता है। ठीक है, तो इतनी लाइन पढ़ के थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमको। ठीक है, राइट टू वोट फॉर अ हंग्री एंड इलिटरेट मैन विदाउट क्लोथिंग एंड शेल्टर मीन लिटिल। तो सिर्फ वोट का राइट दे दिया, बट कपड़े पहनने को नहीं, कुछ है नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं है कुछ। अम्बेडकर ने बोला था, वी डू नॉट वॉन्ट मेयरली ले डाउन अ मैकेनिज्म टू एनेबल पीपल टू कम एंड कैप्चर पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो विशेज टू ले डाउन एन आइडियल before those who would be forming the government. The ideal is of economic democracy. जिन्होंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करी, इक्वालिटी होनी चाहिए पहले, देन उसके बाद कुछ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात होगी। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इम्प्लाइड एन ऑर्डर अंडर विच द बेसिक नीड ऑफ द कॉमन मैन वर फुलफिल्ड, वर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वुड एंजॉय फंडामेंटल ह्यूमन freedoms, equality of opportunity. Nehru had told the Constitution Assembly that its first task was to free India through the new constitution, to feed starving people and to clothe the naked masses, and give to every Indian the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. अपने आप को वो लोग बेस्ट डेवलप कर सकें, इक्वालिटी मिल सके, लोगों को जो स्टार हो रहे हैं उनको फीड कर सके वगैरह।
द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलेवेंट ओनली एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो इसलिए सोशल चेंज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल चेंज के बारे में है। अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर ऑफ द स्टार्विंग वॉज मेयरली अ पेपर कॉन्स्टिट्यूशन यूजलेस एंड पर्पसलेस। ठीक है, तो सोशलिज्म का बात है इसमें, ये आपको याद रखना है। कैसे है सोशलिज्म की बात? देखो, अडल्ट फ्रेंचाइजी तो सिंपल है, बट इसमें काम की चीज़ ये वाली है लास्ट वाले लाइन की, मेंटली वो जो लोग होते हैं उनको एक्सेप्शन में हटा भी सकते हैं। वैसे ही सोशलिज्म में क्या है, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जस्टिस से ही आता है, और जस्टिस में भी कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल। और इन सबको पूरा करने पे अगर आप काम करोगे तो आप वेलफेयर स्टेट हो, और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये कि आप सोशलिज्म को अपना रहे हो। ठीक है, कुछ लिखने के लिए आई डोंट थिंक कुछ है, तो लेट्स नॉट राइट, क्योंकि बहुत सिंपल है। सेक्युलरिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as given to us by the founding fathers did not recognize any state religion. It embodied the principle of non-discrimination on the grounds of religion among the fundamental rights rights 14, 15, 16, 19। तो भैया ऐसा बोला गया कि हम कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ठीक है, और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा रिलीजन के हिसाब से। ये राइट, ये कुछ आर्टिकल लिख दिए, आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे सही से, बट ये बोला कि डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा। By Article 25, it guaranteed that all persons were equal entitled to freedom of conscience and the right free to profess, practice and propagate religion। 25 में लिख दिया भाई, आप अपने कॉन्शियंस में कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी रिलीजन, और राइटली आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपोगेट कर सकते हो रिलीजन को। ठीक है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट। ये प्रोपोगेट वर्ड से ना बहुत दंगे होते हैं कि प्रोपोगेट का मतलब कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना, उसका प्रचार करना। ठीक है, वो हम देखेंगे कि क्या है इसकी डिबेट्स क्या हैं। अगेन डिबेट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में आती हैं, बुक्स में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो डिबेट्स के लिए हमको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर कौन पढ़ाएगा? वो मैं पढ़ा ही दूँगा आपको। ठीक है, अच्छा कितने साल के न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है? 3 साल के। अच्छा भैया मैं तो मैगज़ीन पढ़ता हूँ, तो उसका क्या? वो रहने दो, फिर वो मत पढ़ो भैया। टॉपर तो बोलते हैं कि वो उससे हो जाता है, तो इट्स योर चॉइस। जो मैंने बता दिया आपको वो यही है कि 3 ईयर्स ऑफ न्यूज़पेपर, 3 प्रीवियस ईयर और करंट वाला भी होना चाहिए, मतलब करंट का मिला के और प्रीवियस 2 साल के, तो ही काम बनेगा। तो इफ़ यू आर अपेयरिंग इन 26, तो 26 में अपेयर करो, तो 26 का न्यूज़पेपर, 25 एंड 24, तो 24, 25, 26 तब जाके आपका होगा। ठीक है, तो 25 में लिखा हुआ है कि भाई आप अपने आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि आप अपने कॉन्साइज में और फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो वगैरह। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन वॉज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है। तो 26 में क्या लिखा हुआ है कि भाई जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, अभी देखो डिनोमिनेशन मतलब ग्रुप कह सकते हो, बट ग्रुप नहीं कहेंगे हम इसको, रिलीजियस डिनोमिनेशन कहेंगे। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो अपने मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं, यही वर्ड लिखना है, यही ही वर्ड लिखना है, कुछ और वर्ड नहीं लिखना। और ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए 26 में लिखा हुआ है कि जो रिलीजियस ग्रुप है ना, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, दे आर फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर। जो उनका अफेयर है वो अपना रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं, इतनी लिखी। बट हाँ, इसको एलाबोरेट किया जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिटिकल सिस्टम बताती है। दिस इज़ नॉट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए अलग बुक आती है जो कि इसी ऑथर ने लिखी है। तो अगेन इसमें माइक्रो डिटेलिंग में जाओगे कि कैसे क्या, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 25 में ये बोला कि भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, बट 26 में बोला रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नो वन कुड बी कंपेल्ड टू पे फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। होली स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर बेयर्ड फ्रॉम इम्पार्टिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अभी देखो इंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि भाई किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को लें। ठीक है, स्कूलों में, बेसिकली स्कूलों की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कि स्कूलों में जो होता है वो हमको ऐसा एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उस केस में हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। बट अगर कोई स्टेट फंडेड है तो उसमें नहीं होगा, यानी कि सरकारी है, सरकारी अगर चल रहा है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात बता रहा है। ठीक है, तो नो वन कुड बी कंपेल्ड टू पे फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन और टू टेक पार्ट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होली स्टेट फंडेड। होली स्टेट फंडेड ये पूरा सरकार द्वारा फंडेड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर बेयर्ड फ्रॉम इम्पार्टिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो 27-28 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़ वर प्रोटेक्टेड। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो है माइनॉरिटी का प्रोटेक्टेड है। एंड नो सिटीजन वॉज टू बी डिनाइड एडमिशन। नो सिटीजन लिखा है, कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हो। ऑल्सो आर्टिकल 30 में इंश्योर किया गया द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी के स्कूल हो सकते हैं, वो भी इन्होंने बता दिया, ठीक है। अभी एक एक आर्टिकल में क्या क्या लिखा है वो प्रीलिम्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि एक आर्टिकल में क्या लिखा है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है, इस आर्टिकल में क्या लिखा है। ओवरऑल आप थीम समझो। थीम में रिलीजन की थीम क्या है कि जो स्टेट सरकारी स्कूलों में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में नहीं दिखा सकते। अब कौन से आर्टिकल में लिखा है, कौन से में नहीं लिखा, उसको छोड़ो, अभी के लिए जाने दो, क्योंकि अभी हम पॉलिटिकल सिस्टम समझ रहे हैं। क्योंकि अगेन इसमें माइक्रो डिटेलिंग में जाएंगे तो यही बुक खत्म नहीं होगी। तो कुछ कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इक्वलिटी होगी और रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और सरकारी स्कूलों में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, और रिलीजियस डोमिनेशन जो है यानी कि ग्रुप्स हैं वो अपना रिलीजियस मैटर्स को, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, और माइनॉरिटीज़ के अलग से स्कूल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 में बोला गया कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ध्यान से देखना, राइट ऑफ रिलीजन नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी लिख दिया। और माइनॉरिटी कौन सी हो सकती है, लिंग्विस्टिक हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है, सिर्फ माइनॉरिटी लिखा है। तो ये पॉइंट याद रखो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एजुकेशन लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखी इसमें, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लिखा है सिर्फ उसी पर रहना है, ठीक है। तो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और जो लैंग्वेज है उसको भी क्या किया जाएगा, वेर प्रोटेक्टेड, एंड उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। माइनॉरिटीज़ का जो है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ वेर प्रोटेक्टेड एंड नो सिटीजन वॉज टू बी डिनाइड एडमिशन, ठीक है। तो ये सेक्युलरिज्म पढ़ रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। Thus, the Constitution could be said to have sought to establish a secular order under which the dominant religion of the majority of the population did not enjoy any special privilege or preferential treatment at the hand of the state, and the religious rights of the minorities were protected in different ways, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करना है रिलीजियस राइट को माइनॉरिटीज़ का अलग अलग वेज में। एनंसिएशन ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, justice and liberty, and provision of universal and franchisee for all citizens without any distinction of race, religion, caste, sex, or place of birth, with special rights and safeguards for minorities, was the answer of the founding fathers to all divisive and parochial problems of conflicting religious, linguistic, racial, regional, caste, or other ethnic group loyalties, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The partition had taken place on communal lines. However, it was to their great credit that even after agreeing to the partition as the price of freedom, the Indian leader did not accept any theory that Hindu and Muslim were two different nation, ठीक है। तो अलग नेशन नहीं है हिंदू और मुस्लिम। पार्टीशन तो हुआ था कम्युनल लाइंस पे, बट इन्होंने नहीं माना, इंडियन लीडर्स ने। उन्होंने बोला मुस्लिम वाले बना रहे हैं अपना, वो बन सकता है, बट इंडिया सबके लिए है, इंडिया इज़ फॉर एवरीवन। As Karan Singh put it, they did not scramble the temptation of adopting a reactive constitution. इसलिए एक reactive constitution नहीं बना कि तुम अपना बना रहे तो हम अपना हिंदू का अलग बना देंगे, ऐसा। On the other hand, they went out of their way, bent over backward, to ensure that every Indian citizen, regardless of his or her religious orientation, was treated equally and enjoyed full and equal freedoms of rights. They even went on step further and gave to religious, ethnic, and other minorities certain special rights which were not available to majority. तो उनको कुछ स्पेशल राइट भी दे दिए जिसको माइनॉरिटीज़ को, जो मेजॉरिटी को नहीं मिले, ठीक है, ताकि इक्वालिटी की बात कर सकें। द इंडियन वेरिएशन ऑफ सेक्युलरिज्म गिव्स इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन। तो इंडियन सेक्युलरिज्म में ये कि हम इक्वल स्टेटस देंगे टू ऑल रिलीजन विदाउट स्टेट पैट्रोनेज टू एनी रिलीजन, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलेगा, बट स्टेट किसी को भी पैट्रोनेज नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट पैट्रोनेज एनी रिलीजन। द फाउंडिंग फादर्स हैड होप्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वुड ब्रिंग अबाउट अ सोशल रेवोल्यूशन। For them, it was above all an instrument of social engineering and nation building. क्योंकि उनको तो नेशन बनाना था, तो एक तरह से सबको वेलकम कर रहे थे, सबको इक्वलिटी दे रहे थे, ठीक है।
तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। बाद में देखेंगे अगर नोट्स बनाने लायक लग रहे हैं तो ठीक है, अगर सब कुछ याद रह जा रहा है हम लोग को यहीं पर ही, तो वी विल नॉट मेक द नोट्स। बिल्डिंग द नेशन, द हाइएस्ट एम इन द माइंड ऑफ द फाउंडिंग फादर्स वॉज दैट द बिल्डिंग ऑफ इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड नेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन एज ह्यूमन एग्रीगेट ऑफ होमोजीनियस पीपल। क्योंकि क्या होता है, नेशन में होमोजीनियस पीपल मिलते हैं, एक जैसे लोग, होमोजीनियस मतलब एक जैसे, डिसेंडिंग फ्रॉम सेम रेशियल ancestry, speaking the same language, following the same religion, living with the same territory boundary is both a myth and abstraction। हमारे केस में नहीं है ना, सब कुछ सेम नहीं है, लोगों का सब कुछ कॉमन हो, कॉमन हिस्ट्री हो। नेशंस आर मेड नॉट बॉर्न, ये लाइन ऐसे में आ सकती है, नेशन आर मेड, नेशन को बना जाता है, वो नेशन बॉर्न नहीं होता। क्योंकि इंडिया के केस में देखा जाए तो अगर नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से चला जाए तो होमोजीनियस ग्रुप्स हैं जिसका सब कुछ सेम है, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। While strictly speaking, there must be a nation before a nation state can take shape. In actual practice, many of the present-day nation state would fail in this test. क्योंकि India was no exception, क्योंकि exception वाली चीज़ है ये। In India, traditionally multi-religious, multi-racial, multilinguistic, plural society united by common history, civilization, identity, and territory. Ethnicity may cut across the dividing lines. In fact, the vast majority of the citizens have multiple identities. एक सिटीजन की मल्टीपल आइडेंटिटी हो सकती है ना, कि वो एक मैन है ना, वो एक मान लो क्रिश्चियन है, वो एक मान लो पंजाब के एरिया में रहता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, तो हर जगह उसकी एक मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। अ सेम पर्सन में बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन डिस्टिंग्विश क्राइटेरिया ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कम्युनिटी एक्सेट्रा। सिंस सोसाइटी दस गेट डिवाइडेड बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। देखो सोसाइटी को दो तरीके से डिवाइड कर रखा है इन्होंने, हॉरिजेंटली डिवाइड कर दो आप या वर्टिकली डिवाइड कर दो। यानी कि सोसाइटी को ऐसे रखो या ऐसे रखो, ऐसे रखोगे तो टॉप के लोग फिर नीचे 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 से, और ऐसे रखोगे हॉरिजेंटली रखोगे तो आपको ऐसे इक्वल लोग मिलेंगे खड़े हुए, ठीक है। तो ये है कि भाई सोसाइटी जो है बहुत डिवाइडेड हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, देयर आर हार्डली एनी मोनोलिथ लेफ्ट। कोई मोनोलिथ नहीं बचा है। मोनोलिथ यानी कि कोई एक ग्रुप नहीं है जिसको माइनॉरिटी बोल ही सकते हैं, ठीक है, या कोई मेजोरिटी जिसको बोल ही सकते हैं। कोई हिंदू भी माइनॉरिटी में हो सकता है किसी स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पे वो भी हो सकता है। तो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, देयर आर नो मोनोलिथ लेफ्ट, देयर आर हार्डली एनी मोनोलिथ लेफ्ट। ये तो हमारी इंडियन सोसाइटी जो चीज़ पेपर 1 है उसमें भी काम आता है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है कि वो मोनोलिथ हो, ठीक है। हर पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। एवरी रिलीजन हैज़ इट्स सेक्ट्स, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स एंड कास्ट एंड सब कास्ट। तो सबका अलग अलग है, हर रिलीजन का अलग अलग डायलेक्ट है, अलग अलग लैंग्वेज है, कास्ट है, सब कास्ट है। मेंबर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी रिलीजियस ग्रुप वुड बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, जस्ट एज मेंबर ऑफ एवरी लिंग्विस्टिक ग्रुप में बी डिवाइडेड अमोंग बाय रीजन, कास्ट। ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हैज़ आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, ब्ला ब्ला, सबकी अलग आइडेंटिटी। अंडर द स्पेशल वेरिएंट ऑफ इंडियन प्लूरलिज्म द मेजोरिटी माइनॉरिटी सिंड्रोम डज नॉट अप्लाई टू इथनिक ग्रुप्स। तो इसलिए कोई मेजोरिटी माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। इन स्टेट लाइक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फॉर इंस्टेंस द ट्राइबल पॉपुलेशन जो है आर इन मेजोरिटी, ट्राइबल मेजोरिटी में है, बट फॉर दैट रीजन दे कैन नॉट लूज देयर एथनिक ग्रुप स्टेटस। तो क्या वो मेजोरिटी में है अगर उस जगह पे, तो क्या उनका राइट छीन लिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ऑल्सो द सेम पर्सन मे बिलोंग टू बोथ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप, दैट इज वन मे बी इन मेजोरिटी बाय रिलीजन जैसे हिंदू, बट इन माइनॉरिटी बाय लैंग्वेज। हिंदू का है बट मान लो वो बोलता है नेपाली बोलता है इंडिया में, तो वो मेजोरिटी में भी है माइनॉरिटी में भी है। वट डिवाइड्स ऑल्सो यूनाइट, तो जो डिवाइड करता है वो यूनाइट भी करता है। Religious affinity would unite co-religionists in various linguistic groups while at the same time dividing each of the linguistic groups, ठीक है। तो एक तरह से एक ही चीज़ जो है डिवाइड भी कर सकती है और एक ही चीज़ तोड़ भी सकती है। दैट एग्जाम्पल, लैंग्वेज में सेपरेट अ तमिल फ्रॉम बंगाली, तमिल अलग है बंगाली अलग है, तो लैंग्वेज के हिसाब से वो अलग है ना, बट इट ब्रिंग्स टुगेदर तमिल स्पीकिंग हिंदूज, मुस्लिम एंड अदर अंडर द यूनिफाइंग लैंग्वेज अम्ब्रेला। बट तमिल में भी सिर्फ हिंदू भी हैं, तमिल में भी मुस्लिम्स भी हैं, तो उनको यूनाइट करने की चीज़ भी यही है। अब मुस्लिम और हिंदू यूनाइट भी हो गए लैंग्वेज के बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा क्या है चीज़ें फ्लूड है, मनोलित कुछ नहीं। सिमिलरली वाइल रिलीजन में डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम, इट मे एट द सेम टाइम
यूनाइट को रिलीजियस इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, लैंग्वेज के हिसाब से आपके डिफरेंट रिलीजन भी यूनाइट हो सकते हैं। तो क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करना तो उसी को पकड़ के बैठ जाओ कि धर्म धर्म धर्म, तो बट कोई उन दोनों में कुछ यूनाइटिंग चीज़ भी होगी। जैसे तमिल दोनों बोले तो तमिल के हिसाब से वो दोनों यूनाइट भी हो सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉलिटी नहीं, मैं इसको जीएस पेपर 1 बोलूँगा। सरकारी बुक है, सरकारी माल है, तो ये इस कंटेंट से ना इंडियन सोसाइटी के आंसर हो सकते हैं जो हम लोग हमारे पेपर में आते भी हैं। द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्ट्रेंथनिंग द यूनिफाइंग फोर्स, तो इन्होंने क्या कहा, यूनिफाइंग फोर्स को पकड़ लिया, क्योंकि कुछ यूनिफाइंग फोर्स है, कुछ ब्रेकिंग फोर्स है। और कभी कभी क्या होता है, ब्रेकिंग फोर्स को ज़्यादा हवा मिल जाती है तो वो ब्रेकिंग हो जाते हैं। जैसा अभी चल रही है, ब्रेकिंग फोर्स को हवा चल रही है रिलीजन के बेसिस पे, तो वैसे यूनिफाइंग फोर्स को ज़्यादा हवा दे दी नेशनल स्ट्रगल में, क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑल इंडिया नेशनल कॉन्शियसनेस। Some scholars have suggested that India could be called a civilization national unit right from the most ancient times. We could define India political identity even today in terms of civilizational state. We are civilizational rather than a nation state. It is felt that Western scholars who are more used to unilinear historical mode of homogeneity find it very difficult to appreciate the most characteristic Indian reality, which has been that of a special pluralism situated leading to a unity and strength, rich variety of hues blending homogeneity into one. Through ages, culture has been the greatest integrating force, while politics has tended more to divide. कल्चर इंटीग्रेटिंग फोर्स है और पॉलिटिक्स डिवाइडिंग फोर्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स पकड़ के रखती है डिवाइडिंग वाली चीज़ों को और यूनिफाइंग फोर्स को पकड़ के रखता है कल्चर। इट वॉज सो इन दी पास्ट में भी ऐसा ही था, इट इज़ नो डिफरेंट टुडे। ठीक है, तो अभी अगर आप ध्यान से देखो, समझो, सोचो, एक क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 1 में कि इंडिया जो है उसके कल्चर कंटिन्यूड रहे हैं, है ना, बट दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर कंटिन्यूड नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? ठीक है, तो एक जो इस बुक से पढ़ के मिला है वो है पंचायत सिस्टम, जो शायद हमने पहले भी पढ़ा था, कहीं तो पीछे तो है। यार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना कोई एक बुक है ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊँ, कोई एक बुक है ही नहीं, जब कहाँ से बता दूँ। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ है वो बुक, बट कहाँ है वो टॉपिक। बट हाँ, ये वाला टॉपिक है ना जो आई थिंक हमने यहाँ पे पंचायत में पढ़ा था कि एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी देखने को मिली है हमको पंचायत के केस में। तो जो अनब्रोकन कंटिन्यूटी है, क्योंकि पंचायत कल्चर को प्रिजर्व करके रखती है, कल्चर एक तरह का यूनिफाइंग फोर्स है लोगों के बीच में, यूनिफाइंग करके लोग रहेंगे तो कल्चर प्रिवेल करेगा। बट दूसरी जगह पे पंचायत सिस्टम में भी एबसेंट हो तो वहाँ पे कल्चर का डोमिनेंस कम, पॉलिटिक्स का डोमिनेंस ज़्यादा, और उससे क्या हुआ, डिवाइडिंग टेंडेंसीज बढ़ गई और वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई जो कंटिन्यू होनी थी। ठीक है, तो यार ये जीएस पेपर 1 है, ये जीएस पेपर 1 की चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। बट पॉलिटी का मतलब ये सोसाइटी को स्टडी करके इसको समझना, फिर उसको अप्लाई करना। अभी आप खुद देखो लक्ष्मीकांत की बुक में ये सब आपको नहीं मिलेगा कि ये सारी चीज़ें जो हम जीएस पेपर 1 की पढ़ ले रहे हैं है ये जीएस पेपर 2 की बुक। ठीक है, फिर हम जीएस पेपर 2 की बुक पढ़ेंगे जिसमें जीएस पेपर 1 का कंटेंट मिलेगा। तो ऐसा होता है। बट ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि यूनिफाइंग फोर्स होते हैं और डिवाइडिंग फोर्सेस भी होते हैं, और कल्चर और पॉलिटिक्स कैसे काम करती है ये सब। ठीक है, अगर यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में तो एक लाइक कर देना इस वीडियो में। ठीक है, और कमेंट में भी लिख देना कि आ गया समझ में, आगे समझ में। और जिसने यहाँ तक देखिए लिख देना आगे समझ में जीएस पेपर 1, ये लिखना। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, आगे समझ में जीएस पेपर 1। नेवरदलेस द फैक्ट रिमेन दैट विद इन इंडिया सोसाइटी वॉज ऑलवेज हाईली स्ट्रेटिफाइड। तो इंडिया में सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड रही है, टूटी रही है लेयर्स में। रिच एंड डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, इंडिया वॉज नेवर एन एथनिक मोनोलिथ। इंडिया कभी मोनोलिथ था ही नहीं, इनहेबिटेड बाय पीपल यूनाइटेड बाय कॉम्युनैलिटी ऑफ रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज। वो बहुत सारे लोग रहते थे ना यहाँ पे। इट हैड ऑलवेज बीन मल्टी एथनिक, मल्टी रेशियल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस। द रिच प्लूरैलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज पार्टली ड्यू टू हर ओपननेस एंड ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस। क्यों थे हम लोग ओपन? क्योंकि हम ओपन थे और हम टॉलरेंट थे। इंडिया could take pride in being the country where almost all religions of the world were represented and thrived, where the Jews were never prosecuted or hunted out, where the Parsis had found refugees and honor. Occasional tension and strife notwithstanding, different groups have lived here together, cooperating with each other, enriching the cultural
मोसाइक ऑफ इंडियन यूनिटी। तो पारसी जीव ये लोग भी रहे हैं ऐसा। इंडिया हैड टू पे अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इंडिपेंडेंस। लीडर्स ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशन फेल्ड टू प्रिवेंट द vivisection of the country. Before leaving India, not only had the British divided her between India and Pakistan, but they had also left behind the legacy of some 600 and old princely state. The relationship between the states and the British government in India was governed by what had come to be known as the paramountcy, under which the state recognized the suzerainty of the British power over the whole India. तो प्रिंसली स्टेट भी छोड़ के गए वो लोग। तो तीन चीज़ें छोड़ के गए, इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट। By providing for a less of paramountcy, the British had created a situation fraught for many dangerous consequences for the country's future. तो देखो को कंट्री का कोई फ्यूचर था ही नहीं, जिस कंट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं था, जिस कंट्री में कुछ था ही नहीं मतलब शुरुआत में, वो कंट्री देखो आज यहाँ पे गई है और मून तक पहुँची है। तो दैट इज़ गुड थिंग। The 600 odd princely state were freely to join any of the two dominion or perhaps to even declare their independence. तो वो ज्वाइन भी कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं जो प्रिंसली स्टेट थे जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे। द थ्रेटनिंग बैल्कनाइजेशन, देखो बैल्कनाइजेशन का मतलब होता है तोड़ना। द थ्रेटन्ड बैल्कनाइजेशन वॉज हाउएवर प्रिवेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द एस्ट्यूट हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन बाय सरदार पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने सबको यूनिफाई करा था, आपको पता होगा, आयरन मैन के नाम से भी बोलते हैं उनको। With a great tact and the superb statement, he succeeded in integrating the rest of India with the princely state, which were geographically contiguous with the Indian. एक्सेप्शन थे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आई थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वर साइंड विथ देम ऑल बिफोर। 15 अगस्त से पहले इनको भी ज्वाइन करवा लिया गया, इनको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया इनसे, ठीक है। Soon after, Indian forces had to be used to defend the freedom and honor of the people inhabiting the princely state of Hyderabad, Junagadh, Jammu Kashmir. इन तीन में दिक्कत आई थी, ऐसे दोबारा बोल रहा है। If the integration of the state has not been accomplished, not only would India become divided over 600 units, but also some 1/3 of the territory, some 1/4 of our population in the princely state would have remained deprived of all benefit of the freedom and democracy. तो लोगों ने जो फ्रीडम स्ट्रगल करा था, तो वो प्रिंसली स्टेट में ही चले जाते, दूसरी कंट्री बन जाती, ठीक है। तो सरदार पटेल ने सबको यूनिफाई किया। तीन दिक्कत आई हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज फर्दर सॉट टू बी प्रमोटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रमोट करता है यूनिटी, है ना। फुल्ली प्रोटेक्टिंग इट्स रिचाबिलिटी। आर्टिकल 370 H लेट डाउन स्पेशल प्रोविजन है जो कि अब हट चुके हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, ये अंडर दिस प्रोविजन द रिलीजियस, सोशल प्रैक्टिस, ट्राइबल कस्टमनरी लॉ, प्रोसीजर, राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्सेट्रा वर प्रोटेक्टेड। तो कुछ कुछ राइट्स प्रोटेक्ट कर दिए गए थे स्पेसिफिकली, किन किन जगहों में, जम्मू कश्मीर, नागालैंड सब में कर दिए थे, सिक्किम, असम, मणिपुर, अरुणाचल। तो राइट्स ये सब प्रोटेक्ट कर दिए थे। स्पेशल प्रोविजन वर मेड फॉर सर्टेन क्लासेस लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए। ऑल्सो लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स वर रिकॉग्नाइज फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबको उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया जो लोग माइनॉरिटी में थे, तो उनके राइट्स वगैरह को भी प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। देखते हैं अभी, वैसे पॉलिटिकल सिस्टम वाला चैप्टर तो बड़ा है, अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक है, 72 पेज तक है। जल्दी जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सही बताऊँ तो। सो लेट्स स्टॉप हेयर, ठीक है। कितने पेजेस हो गए हमारे? 59 पे हम लोग 53 आई थिंक शुरू हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए। बट हाँ, चीज़ें जीएस पेपर 1 वाली थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो चलो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।